नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाज़ार में कंसोलिडेशन का दौर कब ख़त्म होगा ये समझ नहीं आ रहा है। बाज़ार कितना भी ऊपर खुले या फिर कोई रिकवरी आए, उसके बाद से बाज़ार के अंदर ऊपरी स्तरों से फिसलन देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे जो महत्वपूर्ण स्तर है उनको बाज़ार तोड़ भी नहीं रहा है। आज की भी इस कहानी कुछ इसी तरीके से निकल करके आती हुई दिखाई दी। 5008 पे खुला, 5093 तक का आज का इंट्राडे हाई निफ्टी ने बनाया, लेकिन उसके बाद पिछले आधे पौने घंटे में तेज गिरावट के चलते 24,908 का लो लगाने के बाद 24,956, 24,957 का लेवल देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय बेयर के पक्ष में 1431 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं। 1220 शेयरों में फिलहाल बढ़ोतरी मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। कौन से शेयर बाजार को ऊपर खींच रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं HDFC लाइफ है, डॉक्टर रेड्डीज है, HDFC बैंक, ग्रासिम, भारती एयरटेल। दबाव देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर टाइटन, नेस्ले, M&M, ट्रेंड जैसे शेयर जो कि बाजार को नीचे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या ये बाजार इसी तरीके से अभी कुछ दिनों तक थकाएगा, दिवाली तक, दिवाली में से पहले तक? क्या बाजार के लिए फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा कोई क्लू या फिर ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि बाजार एक दिशा तय करे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? अंशुल जी से पूछते हैं, हमारे आज के खास मेहमान, उनको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ना बाजार ऊपर जाने को तैयार है, ना बाजार नीचे जाने को तैयार है। जब बाजार लगता है कि अब यहाँ से और टूटेगा, वहाँ से थोड़ा सहारा मिल जाता है, और ऊपर के लेवल पे जब लगता है कि शायद इस बार ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन रही है, बाजार ऊपर जाने को तैयार नहीं है। आपकी टिप्पणी बाजार पर पहले तो। आप म्यूट हैं सर इस समय। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, निफ्टी में भी एक रेंज बना हुआ है। आज ऑलमोस्ट 6th डे हो गया, हम उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। 24,925, 24,930 नीचे में, 24,900 राउंड फिगर पकड़ लीजिए कि नीचे में, 25,200 ऊपर में है। आज के सेशन में हमने अपर एंड ऑफ द रेंज, कल के सेशन में अपर एंड ऑफ द रेंज रिजेक्ट किया था, और आज फॉलो थ्रू मूव लेते हुए हम लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आ चुके हैं। फिलहाल 75 मिनट के चार्ट पे देखें तो एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी है, तो ये समझ में आ रहा है कि रेंज का लोअर एंड प्रोटेक्ट होते हुए दिख रहा है। अगर ये प्रोटेक्ट हो जाता है और 24,975 के ऊपर हम टिकने लगते हैं तो वापस से 25,150, 25,200 की रेंज टेस्ट करने के लिए ऊपर आ जाएंगे, और प्रोबेबली ये रेंज 8-9 दिन कंटिन्यू हो जाएगी। फिलहाल आज 6th डे है इस रेंज का, और ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन और ये रेंज रहेगी, उसके बाद कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा। ठीक, तो अभी फिलहाल जो है ये रेंज रहती हुई दिखाई दे रही है। सर, सवाल जवाब के सिलसिले के लिए बहुत लोग बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं, और आज भी सवालों की झड़ी आपके आने से काफ़ी पहले से लग चुकी है, और माफ़ कीजिएगा, काफ़ी सारे सवाल जो है वो आ चुके हैं, और मौसम का थोड़ा सा अब असर जो है शरीर पर दिखने लगा है। तो पहला सवाल मोहम्मद नज़ीर अली साहब का लेते हैं, और गेल के ऊपर इनका सवाल है। 140.50 पे ले रखे हैं, प्रॉफिट में है, ठीक ठाक प्रॉफिट में है, 230 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जो है नुकसान में है सर ये, माफ़ कीजिएगा, अच्छे खासे फायदे में है। क्या करना चाहिए सर गेल पे? देखिए, गेल के अंदर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे एक लंबा बेस बना हुआ है, और लास्ट वीक में हैमर था, करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव लेने की कोशिश कर रहा है। पूरी रेंज जो है वीकली चार्ट पे 19 हफ्ते की हो चुकी है। हाई लाइकली है कि आगे चलते हुए हमें इसका ब्रेकआउट मिलेगा। वैसे भी ऑयल एंड गैस इस समय थोड़े से कमजोर रहे हैं, अब वापस से लीड लेने की कोशिश करेंगे। 242 इस पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। 242 निकलने के बाद स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट बनेगा, प्रोबेबली 20-21 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये स्टॉक 280, 285 आता हुआ दिखेगा। है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, जिसके पास नहीं है उसके लिए एक प्रीएम्प्टिव बाई 235 के ऊपर बनेगा, और कंफर्म्ड बाई 242 के ऊपर बनेगा। चलिए ठीक है सर। इस बीच सिद्धार्थ सांडे जी पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, हुंडई का आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहिए कि नहीं? उसके लिए सर वाह के आईपीओ तक का सेगमेंट तक का इंतज़ार कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और इस आईपीओ ने भी बड़ा सरप्राइज़ किया है लोगों को, जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी तक सब्सक्रिप्शन के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं।
जाकिर अली साहब का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कॉल ले सकते हैं अभी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आते हुए देखे और नतीजों के बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। बोनस की मतलब उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी, बोनस के कोई बात नहीं हुई है सर। अभी क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? आज ऑलमोस्ट फ्लैट 2685 के आसपास चल रहा है। कल दबाव देखने को मिला था। क्या यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव रिव्यू लिया जा सकता है? कॉल लेने की स्थिति में है रिलायंस पे? आप पहले भी पॉजिटिव रहे हैं। देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं बाई सेल तो नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। 2709, अगर ये वीकली क्लोज में प्रोटेक्ट होता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे बॉटम बन जाएगा और स्लो एंड स्टडी ये वापस से ऊपर की अपनी ट्रेंड पकड़ लेगा। लेकिन अगर 2709 के नीचे वीकली क्लोजिंग आती है तो फिर ये थोड़ा सा और नीचे 2612 2550 इस रेंज को टेस्ट कर सकता है। वहां पे एक स्ट्रक्चरल जो लॉन्ग टर्म तेजी है उसमें एक शॉर्ट टर्म लो बनता हुआ दिखेगा और वापस से हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। 50% चांसेस है कि हम 2709 प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन 50% चांसेस है कि शायद हम उसके नीचे क्लोज करके एक बार 2612 का लेवल टेस्ट करें। दोनों केस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइजेस पे बाई करने के लिए। ठीक सर। इस बीच तमाम ब्रोकर्स की राय भी यहाँ पर है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और ज़रा देखते हैं कि आखिर में तमाम ब्रोकर्स कह क्या रहे हैं। सर इसके बाद भी आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। न्यूमूरा का कहना है बाय करें 3450 के लक्ष्य के साथ। बर्नस्टेन का कहना है कि आउट परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने दी हुई है 3440, ये लक्ष्य फिलहाल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर निकल करके आता हुआ। जेफरीज की बात करें तो 3400 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। CLS से कह रहा है कि आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग उन्होंने दी है 3300 का लक्ष्य। यूबीएस बाय कर रहा है, बाय करने की रेटिंग के साथ 3250 का लक्ष्य। जेपी मॉर्गन की तरफ से 3125 का लक्ष्य, ओवरवेट की रेटिंग दी गई है। तो जो सबसे कम लक्ष्य है वो 3125 का है और जो सबसे ज़्यादा का लक्ष्य है वो 3450 रुपये का निकल करके आ रहा है। हालांकि जब भी कोई ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आती है वो बहुत छोटी अवधि के लिए नहीं होती है, तो इसलिए जो है जो इनके आधार पर कोई रणनीति बनाए तो कम से कम 6 महीने साल भर का नज़रिया होना चाहिए। सर इन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पे कोई टिप्पणी आपकी? देखिए, अगर सबसे लोअर टारगेट पकड़े 3125 का जिन्हें दिया है उनका भी पकड़े तो 15% की अपसाइड होती है, और अपर एंड पे पकड़े तो 25% के अराउंड की अपसाइड बता रहे हैं। तो मान के चलिए स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी रहेगी, और ये जो करेक्शन आ रहा है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में एक्यूमुलेशन का मौका दे रहा है, तो इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। क्योंकि रिलायंस जब एक स्ट्रक्चरल लो बनाता है तो उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बनाता है, तो अगर ये स्ट्रक्चरल लो 2700 बने या 2600 बने, दोनों केस में रिवर्सल पे नया हाई आता हुआ दिखेगा। ठीक है सर। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सतीश पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सतीश जी, कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? बस मैं MP से बोल रहा हूँ सर, रीवा से। रीवा से बोल रहे हैं? रीवा मध्य प्रदेश से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर आप? सर मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, डॉक्टर हैं आप। बताइए शेयर बाजार में अनुभव आपका कैसा रहा, या यहाँ पर भी पोर्टफोलियो को कोई बीमारी लगी हुई है? जी सर, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन अभी मैंने 2 शेयर्स लिए हैं। एक है BDL जी और एक है नेल्को, NELCO। ठीक है सर। नेल्को किस भाव पे लिया है? नेल्को लिया है सर मैंने अभी 1120 रुपए में। अच्छा अच्छा। और नज़रिया क्या है आपका सर? और सर 6 मंथ। 6 महीने का नज़रिया है, ठीक है जी। और सर BDL मैंने लिया है 1200 पे, लेकिन उसको एवरेजिंग करके मैंने 1158 पे आ गया है। 1158? जी जी जी। 1158 पे आ गया है, चलिए अच्छी बात है। अब ज़्यादा इसमें सर मेरा नजरिया 1 साल का है BDL पे। BDL पे, चलिए BDL पे 1 साल का नज़रिया है। प्रॉफिट में आप 1158 का एवरेज है आपका। करीब करीब 1200 के आसपास चल रहा है। 1189 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1.25% नीचे है। वहीं पहले नेल्को से शुरुआत करते हैं। 1120 की आपकी खरीद है। टूटा है ये शेयर और 1 महीने में 17% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि इनका नज़रिया सर थोड़ा सा लंबी अवधि का है, 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या अभी बने रहना चाहिए इनको? आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्योंकि गिरावट तेज रही है 1 महीने के अंदर पीछे। देखिए, नेल्को में एक बेस बना था, 34 महीने के बेस का ब्रेकआउट आया था
अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा सा करेक्शन लेते हुए उसी बेस को रीटेस्ट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म तेजी है, लॉन्ग टर्म तेजी में 2 महीने का करेक्शन है, प्रोबेबली तीसरे महीने का भी करेक्शन रह सकता है 919 920 रुपए के आसपास तक। उसके बाद रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और अपमूव ट्रिगर होना स्टार्ट होगी, तो नेल्को में आप मान के चलिए कि 1400 1450 के लेवल मिल सकते हैं। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, 920 के आसपास थोड़ा सा और चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक सर। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आदर्श पांडे जी, जिन्होंने कि 100 रुपये हमें भेजे हैं। और पांडे साहब कह रहे हैं कि सर अदानी ग्रीन और जाइडस लाइफ पे लॉन्ग टर्म व्यू शेयर करें, काफ़ी क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि अच्छा खासा लॉस हो रहा है। अच्छा खासा लॉस हो रहा है अदानी ग्रीन और जाइडस लाइफ पे। अब दूसरा, अब इनको ये पहले इन्होंने एक और सवाल भेजा था, इन दोनों में से बेहतर कौन है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अच्छा खासा लॉस हो रहा है अदानी ग्रीन पे और जाइडस लाइफ पे। प्राइस इन्होंने नहीं बताया हुआ है सर, लेकिन अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1744 के आसपास चल रहा है। 1% आज भी नीचे ही कामकाज कर रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर इन दो शेयरों पे? 10% का करेक्शन रहा है 1 महीने में। देखिए, अदानी ग्रीन में अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 43% नीचे चल रहा है, जबकि ये जो हिंडनबर्ग का पूरा फियास्को हुआ था इसके बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, अपने हाइस को क्रॉस करके अच्छा खासा ट्रेड किए हैं। बट ये और अदानी टोटल गैस, ये दोनों काफी नीचे रह गए अपने ऑल टाइम हाई से। जी। मंथली चार्ट पे ठीक ठाक पैटर्न बना था, ब्रेकआउट आ जाना चाहिए था, लेकिन अब फेल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपके पास है तो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट आपकी 1600 रुपए है। 1600 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है नीचे में 1200 तक। तो 1600 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। प्रोबेबली अगर ये कंसोलिडेशन और 2-3 महीने चल गई तो फिर ब्रेकआउट पे आपको 2500 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो एक बार के लिए 1600 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई अदानी ग्रीन पे। वंदना सिंह जी का प्रश्न लेते हैं और ये एंट्री लेना चाहती हैं सर आईओसी में, और करें एंट्री लेवल क्या होने चाहिए और 1 साल का टारगेट क्या होगा। और आज हमने देखा कि $75 के नीचे क्रूड फिसलता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन तीनों में शुरुआती कारोबारी सत्र में तेज़ी थी, लेकिन अब बीपीसीएल महज आधे % ऊपर रह गया है। वहीं अगर हम एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल अभी भी अपनी बढ़त को बरकरार रख रहा है, 3% के आसपास की तेज़ी है। वहीं आईओसी की बात करें तो यहाँ पर भी अभी जो है अब 0.25% के आसपास की बढ़त ही बाकी रह गई है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इन तीनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। हालांकि इनका प्रश्न आईओसी को लेकर के है, फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं और 1 साल का टारगेट जानना चाह रही हैं यहाँ पर। देखिए, ब्रेंट क्रूड में एक ब्रेकडाउन आया था ट्रायंगल पैटर्न का, पुल बैक लेके अब कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से ब्रेंट क्रूड हमको $52 आते हुए दिख रहा है, यानी कम से कम $20 भी अगर गिरता है तो $55 आ जाएगा। तो अगर $20-22 क्रूड में गिरावट आती है तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल तीनों के लिए बहुत बेहतरीन होगा। हिंद पेट्रो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा 19-20 काइंड ऑफ कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन बीपीसीएल अच्छा पैटर्न बना हुआ है। बीपीसीएल में यहाँ से 25 से 26% की अपसाइड आ सकती है। तो अगर 1-1.5 साल का प्रोस्पेक्टिव है तो बीपीसीएल ले सकते हैं। अब बात आती है आईओसी की। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग है। यही क्रूड वाली थियरी ये पूरी प्ले आउट होते हुए हमको दिख रही है। तो 162 से 168 की रेंज में हमने लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को, या जो 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए स्टॉक बाई करते हैं हमारे क्लाइंट्स, उनको हमने रिकमेंड किया हुआ है 162 से 168 की रेंज में। और 1 से 1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव में उनको कहीं भी 240 से 250 का टारगेट आता हुआ दिख रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। आउट ऑफ द 3 टॉप पिक हमारी आईओसी है, फॉलोड बाय बीपीसीएल है। ठीक है। पर अगर जो लोग भी ओएमसीज में पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, पहला जो पसंदीदा शेयर है वो आईओसी, दूसरा बीपीसीएल निकल करके आ रहा है, तो ये आप लोग जो लेवल्स हैं उसका जो है दोबारा एक बार पीछे जा करके नोट कर लीजिएगा, उसका लेवल्स का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। प्रदीप गुप्ता जी का प्रश्न ले लेते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर इनके पास हैं, एवरेज प्राइस 404। कह रहे हैं कि इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या, और इसका फ्यूचर क्या है, होल्ड करना चाहिए या फिर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। कह रहे हैं आप दोनों लोगों का मैं बहुत बिग फ़ैन हूं आंसर में। बिल्कुल आपको उत्तर मिल रहा है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को पसंद करने के लिए।
चलिए, इस बीच BLS इंटरनेशनल 380 के आसपास चल रहा है, 404 की इनकी खरीद है। एवरेज करना चाह रहे हैं सर यहाँ पर BLS इंटरनेशनल को, क्या एवरेज करना सही रणनीति होगी? और दूसरा ये जानना चाह रहे हैं कि क्या नुकसान बुक कर लें, एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए? देखिए, BLS इंटरनेशनल में एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक ऑल टाइम हाई बना था ऑलमोस्ट, अगर आप पकड़े हैं तो फरवरी 2024 में 430 के अराउंड। उसके बाद वीकली चार्ट पे कहीं भी उस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं किया, नए हाई बनाया है, लेकिन विक्स के साथ क्लोजिंग आई थी और कंटिन्यूस 4 मंथ्स की सेलिंग आई है। तो ये केवल एक पुल बैक रहेगा 400 420 की जोन में, वहां पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर एग्जिट कर लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जब वहां से फॉल आएगी तो ये ना सिर्फ अपना स्विंग लो 335 तोड़े टेस्ट करेगा, बल्कि तोड़ते हुए 264 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए 400 420 की रेंज में। नीचे में 264 आता हुआ दिख रहा है। ठीक सर, अभी जो सवाल आया था BDL पे, क्या राय दी थी क्या आपने सर उस पर? मेरे ख्याल से आप नहीं हुई थी। BDL पे रह गया था। BDL पे रह गया था। हाँ, तो सर मैं चाहूँगा कि BDL पे थोड़ी सी आपकी राय हो जाए, क्योंकि अब डिफेंस शेयरों में कुछ घटनाक्रम बदलता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी जो है, क्योंकि HL में जो है पिछले 2 दिन में मूव आता हुआ दिखाई दिया है। अब 4600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ HL का शेयर। मझगांव डॉक पे पिछले 2 दिन में रिकवरी आई है। BDL की बात करें तो हालांकि आज तो नीचे ही है, 1.25% के आसपास। क्या रणनीति है और क्या कुछ आपके रुख पे भी पिछले एक क्वार्टर में जो रहा है उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है सर? देखिए बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है व्यू में। बस केवल इतना है कि BDL अपने हाई से 42% गिर गया था। 50% करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 42% तक नीचे आके पुल बैक दे रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ से एक्सटेंड कर सकता है, 7 से 8% की अपमूव यहाँ से आ सकती है। बट उसके बाद हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तेजी आएगी। तो BDL से यहाँ से 8-9% की और रैली डेवलप होती है। तो भी प्रिसाइज लेवल में बता देता हूँ, 1280 की रेंज में अगर मिलता है तो अपने लॉन्ग से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये स्टॉक बहुत आराम से आपको 960 के आसपास के लेवल दिखा देगा। इसके साथ एक HAL और हम डिस्कस कर लेते हैं। HAL में भी 27% करेक्शन रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, पुल बैक ले रहा है। पुल बैक पूरे डाउन मूव का 50% अगर रिट्रेस करता है तो 4800 तक ये स्टॉक जा सकता है। वहां से फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग में 3900 आता हुआ दिखेगा। डिस्क्लेमर HAL में बाउंस बैक के लिए हमने जब ब्रेकआउट आया था 4400 का, तो बाई इनिशिएट किया था। उसका पहला टारगेट 4600 हो गया है, दूसरा टारगेट 4740 दिया है। वो होते ही से हम कंप्लीटली लॉन्ग से एग्जिट करा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 3900 आता हुआ दिख रहा है। जी। HL पे सर थोड़ा सा फिर से बताइए, क्या आपने टारगेट क्या बताया? एक 4600 का टारगेट हो गया है, दूसरा क्या बताया आपने? 4340 का टारगेट दिया है, लेकिन पुल बैक 4800 तक आ सकती है, जो 50% है पूरी फॉल का। ये मझगांव में क्या हो रहा है सर? ये मझगांव में 2 दिन में काफ़ी ठीक ठाक रैली रही है, थोड़ा सा सुस्त है आज 4323। ये भी क्या रिकवरी, एक बाउंस बैक जो है वो कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं स्टॉक में भी हम 50% करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, 34% ऊपर से टूटा है, उसके बाद से भी पुल बैक दे रहा है। तो ये पुल बैक अगर 50% रिट्रेसमेंट लेता है तो ये स्टॉक भी 4730 तक ऊपर में आ सकता है। बट क्वालिटी ऑफ बाउंस बैक इसमें उतनी अच्छी नहीं है जितनी HAL में है। तो एक बार के लिए अगर 50% रिट्रेस करता है तो 4730 तक आएगा, वहां पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये स्टॉक अपना स्विंग हाई टेस्ट करने जा सकता है समवेयर अराउंड 3400, और उसके नीचे स्विंग लो 2500। ये 2 लेवल आते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल 3400 पकड़िए, ये पुल बैक कंप्लीट होने के बाद 3400 आता हुआ दिखेगा। जी। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। कुंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंदन जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, आपका प्रोग्राम सर बहुत रेगुलर देखता हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेगुलर देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर देखते भी रहेंगे। कहाँ से बोल रहे हैं कुंदन जी आप? सर मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह हुगली से बोल रहे हैं आप। जी जी जी। और कैसे हैं आप, क्या करते हैं जरा बताइए? सर मैं रेलवे में सर सर्विस करता हूँ सर, JEE हूँ सर, जूनियर इंजीनियर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है? रेलवे में काम करते करते कैसे शेयर बाजार का चस्का लग गया?
नहीं सर, दोस्त सजेस्ट किया था कि करने के लिए, तो सर वाइफ का आईडी बना के उसी से थोड़ा सा करता हूँ सर, वाइफ की आईडी से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए सर, क्या क्या प्रश्न है आपका? सर एक्चुअली सर मैंने ये आरबीएनएल का सर 550 रुपए पे सर लिया था 85 शेयर सर, और वो 550 सर टूट के सर, जी सर 550 रुपए पे सर 85 शेयर लिए हैं सर। 85 तो लिए सर बहुत डाउन चल रहा है सर। जी सर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 6 महीने साल भर तक कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है सर। 550 पे लिए, 585 पे लिए, 550 50 पे सर 550। 550। हाँ, नीचे तो आ गया सर, 70 रुपए के आसपास का नीचे आ गया है जी आपके सर। खरीद से। थोड़ा सा ऊपर आपने ले भी लिया, खैर चलिए, खैर कोई बात नहीं। आज 1.5% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी। पूछते हैं यहाँ पर सर, आरवीएनएल में क्या करना चाहिए? अभी तो नुकसान में है ये, 550 के आसपास की इनकी खरीद है, और ओवरऑल रेलवे पे जो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है, जैसे एरकॉन आज 1% ऊपर है, आईआरएफसी आधा % ऊपर है, आरवीएनएल में भी आज रिकवरी है। तो क्या ये साइन है रिकवरी के, या फिर आपको लगता है अभी इनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, इनका रेट मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी में या मतलब आता हुआ तो नहीं दिख रहा है। बहुत कम चांसेस है कि ये आएगा। पुल बैक में ऊपर 501 505 की रेंज ये टेस्ट कर सकता है, हालांकि एक बार टेस्ट कर लिया है, बट एक बार दोबारा कर सकता है 500 से 505 की रेंज। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, अगर वहां से स्लाइस करता है तो आपके रेट मिलने के चांसेस हैं, जो कि 30% है। 70% चांसेस है कि उस रेंज से जब पलटेगा, तो चूंकि पहला टारगेट कंप्लीट करके रिवर्स कर रहा है, ये सेकंड उस लो को तोड़ते हुए सेकंड टारगेट 311 को टेस्ट करने जाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। 500 505 की रेंज में दोबारा सवाल पूछिए। 500 505 तक एक बार आ जाए ना सर, एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा, दोबारा इस पर जो है आरवीएनएल पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। और माफ़ कीजिएगा, और वैसे भी हम लोग इस तरह के शेयर पे जिस पे ज़्यादा सवाल रहते हैं, कोशिश करते हैं कि आप नहीं भी पूछेंगे तो भी हम लोग डिस्कशन में जो है, अपने चर्चा में जो है, इस शेयर को लेकर के आ जाएंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल के लिए बने रहने की ही सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। लीना जी का सवाल ले लेते हैं। करी, नमस्ते सर, बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। लीना जी कह रही हैं कि अंशुल सर के रिकमेंडेशन पे 2 सितंबर को अरिहंत कैपिटल के 94 की प्राइस पर मैंने लिया हुआ था, और अब ये 120 पर है, टारगेट 125 दिया हुआ था, क्या होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें? तो ये जानना चाह रही हैं लीना जी। आपने अरिहंत कैपिटल कह रही है कि रिकमेंड किया था इनको, और अभी अगर हम देखें अरिहंत का जो भाव देखने को मिल रहा है, वो चल रहा है करीब करीब 119, हाँ 120 का बताया इन्होंने, 119 95 120 के आसपास चल रहा है। कह रही है प्रॉफिट बुक करें या फिर 125 का जो टारगेट आपने दिया था उस तक होल्ड करना चाहिए? देखिए, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। इसमें 11 अक्टूबर फ्राइडे को हमने वापस से बाई कॉल इनिशिएट किया है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था 111 रुपए पे। इसका टारगेट समवेयर अराउंड 134 रुपए निकल के आ रहा है, तो 134 के साथ हमने इसको लॉन्ग इनिशिएट कराया है। स्विंग हाई, जो ऑल टाइम हाई या स्विंग हाई बना था 123 रुपए 33 पैसे, उसके बाद 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेशन है, एकदम से उसको तोड़ते हुए 134 रुपए जाएगा, तो आपको होल्ड करना चाहिए। अपडेटेड क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 110 रुपए का, और 134 रुपए के लिए होल्ड कीजिए। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे साथ 1000 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर जो है बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का, और आप सभी से निवेदन है कि इसके लिंक को जो है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने शेयर करें अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम की पहुंच हो सके और मनी 9 के परिवार को और ज़्यादा विस्तार मिलता हुआ दिखाई दे। तो जो है इस बीच अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं, विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन जी को नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते। कैसे हैं विपिन जी आप, क्या सवाल है? सर बढ़िया है। मैं सर आपका डेली प्रोग्राम आपका यूट्यूब में रिकॉर्डेड देखता हूँ सर। थैंक यू सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं जो है मेरा सर मैंने एक शेयर ले रखा था बंधन बैंक का सर 236 के प्राइस से सर। बंधन में किस भाव बताया आपने? 236 के भाव से सर। 236 पे लिया हुआ है, ठीक है जी। जी जी सर। और मेरा लॉन्ग टर्म का इसका ही व्यू है
जी। और अभी सर जो है जो शेयर ये चल रहा है सर वही करीब 92 192 के आसपास चल रहा है। ठीक सर। तो सर मैं सर ये कह रहा था कि सर मैं मेरे प्राइस के लेवल तक मैं इसको कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ अभी, कि मान लीजिए ठीक। कहीं नीचे ज्यादा ये ना हो जाए। नहीं नहीं, बात आपकी सही है। लेकिन इस शेयर में पिछले 2-4 दिन पहले एक रैली अच्छी आई थी। पहले तो ये बैंक ही नहीं चल रहे हैं सर, तो जिस सेक्टर में आपका निवेश है वो वैसे ही थोड़ा सा रिकवरी के समय भी उस तरीके की रिकवरी आती नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 दिन पहले यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी आई थी, जबकि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को जब कंपनी के एमडी और सीईओ बनने पर आरबीआई की मंजूरी मिल गई थी, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पर। लेकिन वो भी एक दिन ही रहा, उसके बाद से शेयर में थोड़ा सा ठंडापन दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी हम देख रहे हैं थोड़ी सुस्ती यहाँ पर बनी हुई है। बंधन बैंक सर 236 पे लिया हुआ है, अभी 193 के आसपास चल रहा है, तो इनको हो रहा है 40-45 रुपये का नुकसान पर शेयर पे। अब ये जानना ये चाह रहे हैं कहीं और ज़्यादा नीचे तो नहीं आ जाएगा, क्या करना चाहिए? बंधन पे राय आपकी। देखिए, अगर आप मनी नाइन का शो देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता बंधन बैंक किसी ने भी रिकमेंड किया होगा। मंथली चार्ट पे कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। बॉटम फिशिंग बहुत जल्दी कोई रिकमेंड नहीं करता है। आई गेस मेरे ख्याल से रिकमेंड नहीं किया होगा। लास्ट वीक में भी रिकवरी आई, पूरी तरीके से फिजल आउट होती हुई दिख रही है। आपके लिए लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 185 का, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वहां से गिरना स्टार्ट किया तो फिर ये अपना 170 का स्विंग लो तोड़ते हुए 155 तक नीचे आ सकता है। किसी भी तरह की तेजी डेवलप करने के लिए स्टॉक को 216 रुपए निकलना मैंडेटरी है। लास्ट वीक भी 211 212 की रेंज पे आके फिजल आउट हो गया, तो अगर 216 निकाल लेता है अगले 3 से 4 हफ्ते में तो आप इसको होल्ड कीजिएगा, आपका रेट मिल जाएगा। उससे ज्यादा बहुत ऊपर जाएगा ऐसा लगता नहीं है। रेट मिलने पे एग्जिट कर लीजिएगा। लेकिन अगर 3-4 हफ्ते में इसके ऊपर नहीं जाता है तो फिर वापस से डाउन ट्रेंड रिज्यूम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एग्जिट कर लीजिएगा, या 2 से 3 हफ्ते बाद दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। बट 185 टूटने के बाद बिल्कुल भी इस पे लॉन्ग नहीं रहना है। चलिए, इस पर बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं जाना है। जो लेवल बताए गए हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए आप। चलिए, अब ज़रा थोड़ा सा पावर पे बात कर लेते हैं। नागराज जी का सवाल आया है टाटा पावर को लेकर के, और कह रहे हैं कि टाटा पावर पर मोतीलाल ओसवाल ने 441 का टारगेट दिया हुआ है, क्या करना चाहिए अभी जो है? इसके अलावा रेलटेल पे भी है, रेलटेल पे अभी बजिंग स्टॉक्स पे चर्चा कर लेंगे सर। तो टाटा पावर पे इनका सवाल है। नीरज कुमार जी का जेपी पावर पे सवाल है, 10 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है। तो एक एनटीपीसी और एसजेवीएन भी अगर शामिल कर लें तो 3-4 शेयरों पे बात करके थोड़ा सा पावर पैक को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ज़रा टाटा पे बात कर लेते हैं, टाटा पावर पे। तो टाटा पावर पे अगर हम बात करें तो अभी जो है चल रहा है 459 के आसपास। क्या करना चाहिए सर? मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट 441 के लक्ष्य के लिए ध्यान में इनके है। जानना चाह रहे हैं आपकी टिप्पणी, आपकी राय क्या होगी? देखिए, ब्रॉडली इस समय पावर सेक्टर को कवर करें तो 2 ही स्टॉक हैं जहाँ ठीक ठाक मोमेंटम है। एक एनटीपीसी, एक टाटा पावर। एनटीपीसी भी फिजल आउट होते हुए दिख रहा है, तो बचता है केवल टाटा पावर। अब इसने ब्रेकआउट दिया था 457 पे, उसको फेल किया, वीक लॉन्ग्स को एग्जिट कराया और वापस उसी लेवल पे आके उस लेवल से फ्लर्ट कर रहा है। तो 457 450 की रेंज जब तक होल्ड है, मैं इस पर काफी बुलिश हूँ। 435 का यहाँ से स्टॉप लॉस बनना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर में 540 545 और लेवल्स आते हुए दिखेंगे, और थोड़ा सा लंबा समय दे देंगे 4-6 महीने का, तो शायद 600 रुपए और लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता है 435 का क्लोजिंग बेसिस का, और ऊपर में 600 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। 600 रुपये तक के टारगेट। दूसरा सवाल था जेपी पावर को लेकर के, 10 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है और अब ठीक ठाक प्रॉफिट में है, 20-21 रुपये आ गया जेपी पावर। तो डबल हो गया है सर, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें क्या, या अभी वेट करना चाहिए? 21 रुपये 8 पैसे। देखिए, इस टाइप के शेयर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बोलने में। अब सुजलॉन देखिए अब कहाँ से कहाँ निकल गया, हालांकि सुजलॉन री रेटिंग था, बट आर पावर भी चल गया, जेपी पावर भी चल गया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम कीजिए, आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए 20 रुपए का। 20 रुपए के नीचे क्लोज करे तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। जब तक 20 रुपए प्रोटेक्टेड है, जैसा आपका चार्ट पैटर्न है, लग रहा है कि ये स्टॉक 30 रुपए 29 रुपए से 34 रुपए के बीच में जा सकता है। बट ये वो क्वालिटी ऑफ स्टॉक नहीं है जो मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। बट चूंकि आप ले चुके हैं, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस का,
और 29 से 34 रुपए के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अभी आपने सुजलॉन का जिक्र किया, तो सुजलॉन और इरिडा भी अगर इस के साथ अगर आप कवर कर लें तो अच्छा रहेगा। 75 के आसपास है। पिछले आधे पौने घंटे में इसने जो है एक रिकवरी आई है, 0.25% ऊपर, अब 75 का लेवल दिखा रहा है। ये रिकवरी क्या कुछ सस्टेनेबल लग रही है आपको? देखिए, सुजलॉन में एक ब्रेकआउट फेल हुआ था 84 लेवल पे, जहां से फ्लश आना था और फ्लश 65.6 तक आना था। 66.1 का लो बना के ऊपर आ गया है स्टॉक। अब जो प्राइमरी ब्रेकडाउन पॉइंट था 7250, उसी के ऊपर हाई लो बनाने की कोशिश कर रहा है। अब 75 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो फ्लैट पैटर्न दिखेगा, तो मैं इस पे काफी बुलिश हूँ। मेरे को 84 रुपीज आता हुआ दिख रहा है। 84-86 की जोन अगर इस बार निकाल लेता है तो फिर ये वापस से 109 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल यहाँ से 80 तक के लिए प्ले कीजिए, उसके बाद 86 के ऊपर वापस सेंटर कर लीजिएगा। ठीक सर। और इरिडा 220 221 अच्छे नतीजे, लेकिन उसके बाद भी अभी थोड़ा फंसा हुआ है। देखिए, एल्डा के साथ समस्या ये है कि बाकी जो पीएसयू काउंटर था वहां अच्छी तेज सेलिंग आ रही थी, इसकी वजह से ये भी पिटा हुआ था और कंसोलिडेट कर रहा है। बड़ा कंसोलिडेशन है, वीकली चार्ट पे थोड़ा और समय खींच सकता है, बट ये आइडियल जोन है जहां पे 1 से 1.5 साल व्यू रखने वालों के लिए बहुत आइडियल जोन है बाई करने के लिए। बाई करके छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं तो स्विंग हाई मिल जाएगा, या ऑल टाइम हाई जो बना है 310 का वो तो मिल ही जाएगा। मुझे स्टॉक 400 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि फैमिली पोर्टफोलियो में और लॉन्ग टर्म के जो क्लाइंट्स है हमारे, उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है। चलिए, तो ये राय फिलहाल पावर पैक पर हो गई है। पावर में जो अच्छे अच्छे शेयर लग रहे हैं उन पे हमने थोड़ी सी बातचीत कर ली, जहां पर अभी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। चलिए दीपक यादव जी के पास चलते हैं। दीपक जी को नमस्ते। नमस्कार सर जी, विपुल सर को नमस्कार मेरा, और अंशुल नमस्कार सर जी को दीपक जी। जी अंशुल जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया, और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। भी। बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं सर जी? हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। सर जी मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद से बात कर लोनी रहे हैं? गाजियाबाद, यूपी। ओह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या आपका प्रश्न पूछना प्रोग्राम चाह सर रहे हैं? मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ, और दिन में लाइव भी देखता हूँ, शाम को फिर इसका रीटेलीकास्ट भी देखता हूँ। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बहुत लोग शिकायत करते हैं बाद में, जो लोग शायद नए नए देखना शुरू करते हैं, कहते हैं कि आप बेवकूफ़ बनाते हैं, शाम को जो है दिन का शो चिपका देते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने अभी नया नया शुरू किया है, तो मार्केट के हालात ऐसे हैं, कुछ जो जिनको दिक्कत होती होगी तो वो लोग कहते होंगे, लेकिन मैं नहीं कहता। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए सर। क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सर सवाल है एनबीसीसी पर। एनबीसीसी का मैंने आपको रेट भी भेजा हुआ है। एनबीसीसी मेरे पास 117 रुपए के रेट में 90 शेयर है। अच्छा, और क्या? और एनएचपीसी है 90 रुपए के रेट में 255 शेयर। अच्छा, एनबीसीसी आपने बताया? एनबीसीसी 117 और 90, ठीक है। अभी इन दो पे बात कर लेते हैं सर। अच्छा, और अपोलो माइक्रो है 106 रुपए के रेट में 123 शेयर। इन पे थोड़ा सा मेरे को अगर आपकी तरफ से हेल्प मिल जाती कि मुझे क्या करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी तो इसके अलावा और भी है, लेकिन उनके बारे में आपके प्रोग्राम में अक्सर बात होती रहती है, तो मुझे वहां से हेल्प मिल जाती है। ठीक है सर, इनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हम तो करते रहते हैं सर, लेकिन फिर भी ठीक है, आपके शेयर शामिल कर लेते हैं सारे। एनबीसीसी से शुरुआत करते हैं। एनबीसीसी जो है अभी 111 पे है, 117 पे आपने ले रखे हैं। इस शेयर में भी काफ़ी अच्छी रही थी तेज़ी, लेकिन पीएसयू की पिटाई में ये पिटा है। अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं है, और 5-6 रुपये का नुकसान हो रहा है। और आपका नज़रिया भी ऐसा नहीं है कि 5-10 दिन या 1 महीने 2 महीने का हो। एनबीसीसी पे क्या राय रहेगी सर? 5-6 रुपये के नुकसान पे हैं अभी। देखिए विपुल जी, एक शायर है अजहर इकबाल, उनका पूरा शेर तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आखिरी लाइन मुझे याद आ रही है। और ये जो लास्ट में जितने भी स्टॉक्स में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, इंफ्रा हो, इन सब में जो लोग फंसे हैं उनके लिए मैं एक शेर बता देता हूँ उनका। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। मैं एचईजी के बाइंग क्लाइमैक्स से देखते आ रहा हूँ स्टॉक्स को, कि बाइंग क्लाइमैक्स के बाद कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, 5-5, 8-8 साल स्टॉक वहीं पड़े रहते हैं। तो एनबीसीसी केवल 6 रुपए का लॉस हो रहा है। जल्दी से बुक करके स्टॉक से बाहर हो लीजिए। धीरे धीरे करके स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई से 30 से 35% तो आराम से करेक्ट होते हुए दिखेगा, जैसे एचएएल और बाकी काउंटर शॉर्ट टर्म में हुए हैं। ये स्टॉक भी आपको आराम से करेक्ट होते हुए दिखेगा।
ओवरऑल इस स्टॉक का टारगेट 69 रुपीज आता हुआ दिख रहा है बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, और बाइंग क्लाइमेक्स में एक फील्ड ब्रेकआउट भी है। तो जी। अभी लॉन्ग्स का फ्लश पूरी तरीके से आया नहीं है, जो कि आना स्टार्ट होगा 102 रुपए के नीचे। तो जैसे ही 102 तोड़ेगा 69 तक नीचे में आ सकता है। तो एक बार के लिए स्टॉक से आपको बहुत कम लॉस हो रहा है, 5-6 रुपए का ही लॉस है, एक बार निकल जाइए। निकल जाइए सर, फिलहाल के लिए तो ये राय आपके लिए निकल के आ रही है। दूसरा सर, NHPC 90 पे लिए हुए हैं, 2 रुपये का ही नुकसान है, 88 के आसपास आ गया है, 90 के नीचे फिसला हुआ है, फिर 90 और अभी क्या करना चाहिए NBCC के ऊपर? देखिए NHPC में आज के सेशन में यहाँ वापस से एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन है, और लास्ट जो सपोर्ट था 90.63 उसको तोड़ दिया है। तो अब यहाँ से ये 76 रुपए आते हुए दिख रहा है। स्टॉक बहुत आराम से धीरे धीरे करके 76 आएगा, बल्कि उसके नीचे भी जा सकता है। और तीसरा सवाल था इनका अपोलो माइक्रो, जी। परफेक्ट स्टॉक है, बाइंग क्लाइमेक्स किया था 13 नवंबर 2023 वाले हफ्ते में, वहां से ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। धीरे धीरे करके स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% करेक्ट कर चुका है, और जब भी ये नहीं है कि तोड़ेगा नहीं। जी, आपकी आवाज़ चली गई सर, आता हुआ दिखे। जी जी, अच्छा अच्छा, आपकी आवाज़ बीच में चली गई थी। दोबारा आखिरी की लाइन जरा फिर से रिपीट कर दीजिए सर। देखिए जब भी ये स्टॉक 94 रुपीज का लेवल तोड़ेगा, आज तोड़े, एक हफ्ते बाद तोड़े, एक महीने बाद तोड़े, इवेंचुअली 94 का लेवल टूटेगा और 62 का लेवल आता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक में परफेक्ट बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, अभी केवल 40% गिरा है। हाई लाइकली है कि हाई से 60 से 65% गिरेगा, तो 62 का लेवल निकल के आ रहा है इसमें। चलिए, तो ये भी गिरेगा, लेकिन आपका शेर बड़ा शानदार था सर। ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए रास्ता नया नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार शेर है। आपको अजहर इकबाल साहब का है हालांकि, लेकिन आपकी ज़बान से जो है बहुत ही खूबसूरत लगा ये, और कम से कम शेयर बाज़ार के लिहाज से, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी नए नए बाज़ार में उतरे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। वर्षा बोरकर जी कह रही हैं परसिस्टेंट पे व्यू जानना चाहती हूँ, लेकिन अभी आप सवाल का जवाब दे दीजिए। बार बार मैसेज करती हूँ लेकिन आप मेरा सवाल कभी नहीं लेते हैं। आज आपका सवाल ले लिया किया गया है। करीब रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत नाराज़ हूँ। इतना नाराज़ मत होइए वर्षा जी, और आपकी नाराज़गी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। परसिस्टेंट पे अभी व्यू आपको मिल जाएगा, लेकिन इतनी लंबी नाराज़गी के साथ साथ अगर आप शेयर किस भाव पे लिया है या लेना चाह रही हैं ये भी मेंशन कर देती तो अंशुल जी के लिए और आसान होती राह, आपके लिए सही राह दिखाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, परसिस्टेंट पे अगर हम बात करें 5580 का लेवल है, 1% नीचे। आईटी में क्या हो रहा है सर? टीसीएस के नतीजों के बाद लगा कि शायद थोड़ी सी रिकवरी आ रही थी, एचसीएल टेक कल चलता हुआ दिखाई दिया, फिर ठंडा पड़ गया मामला। 5580 का भाव फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका व्यू आईटी को लेकर के कुछ बदला है या फिर अभी वही चल रहा है, और परसिस्टेंट पे क्या करना चाहिए वर्षा जी को? देखिए आईटी अभी थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड में है, ये स्ट्रक्चरल बुल रन में करेक्शन है, तो मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। हालांकि 1-1.5 महीना और लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड जो है ये कंप्लीट करके उसके बाद से अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। ये जो करेक्शन आया है बहुत शैलो करेक्शन है, तो मैं आईटी पे बहुत बुलिश हूँ, लेकिन इसका भी समय नहीं आया है चलने का। 1-1.5 महीने का और समय ले सकते हैं। वहीं परसिस्टेंट आईटी में लीडिंग स्टॉक है, बाकी सारे काउंटर करेक्ट हुए हैं, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि 1-1.5 महीने में जब भी आईटी में रिवर्सल होगा, तो जब बाकी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई टेस्ट करने आएंगे, परसिस्टेंट अपने ऑल टाइम हाई से जो अभी लेटेस्ट बना है 590 का, इससे 15-20% ऊपर ही होगा। तो आप मान के चलिए कि 8,000 रुपए तक ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है 1 से 1.25 साल के प्रोस्पेक्टिव से, और अगर 2 से 3 महीने का प्रोस्पेक्टिव है तो 6400 रुपए का टारगेट पकड़ लीजिए। बट अगले 1 महीने में बहुत जल्दी चल जाएगा ऐसा लगता नहीं है। 1-1.5 महीने बाद आईटी में अच्छी बाइंग आती हुई दिखेगी। 1-1.5 महीने बाद आईटी में अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई देगी। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं प्रदीप गुप्ता जी, कह रहे हैं गालिब तो हमारा दर्द क्या जानो, हमने इश्क भी किया तो ऑप्शन ट्रेडिंग से, जिसने बर्बाद किया लाल लाल होठों से और हमें फंसाया हरी हरी मुस्कान से। सब शायर बन जा रहे हैं सर, आपने सबको शायर बना दिया है, तो हमारे दर्शक भी शायरी कर कर के जो है भेज रहे हैं। और इस बीच अभिषेक कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी और अंशुल जी, आपको
आपको मेरी सवाल ले लीजिए। लाइफ में पहली बार हेल्प मांगा है आपसे, हेल्प कर दो प्लीज़। अरे सर ऐसे मत कहिए, सवाल कोशिश ये रहती है सभी के सवाल शामिल हो जाए। कह रहे हैं कि मेरे पास BSE 3770 पर 48 शेयर हैं और कह रहे हैं कि दोनों में पॉलीकैब के 6627 पे दोनों में अभी क्या करना चाहिए। अंशुल सर के कहने पर अवंती फैट भी लिया था। अब सर एक साथ इतने सारे सवाल नहीं हो पाएंगे, बहुत लोगों के सवाल रहते हैं। BSE डिस्कस कर लेते हैं। अभी 3770 पर 48 शेयर हैं। आज यहाँ पर कुछ एक विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कुछ एक रिपोर्ट आई थी BSE को लेकर के, शायद उन्होंने डाउनग्रेड किया है, शायद वैल्यूएशन को लेकर के कुछ एक खबरें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सी ब्रोकरेज फर्म थी, लेकिन BSE पर आपका व्यू सर 3770 पे लिया है इन्होंने। देखिए BSE में आप देखें तो रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे थे और उसी के बैक के वजह से, मतलब उसी को बैक करते हुए स्टॉक काफी अच्छा चल रहा था। लेटेस्ट जो ब्रेकआउट आया था वो 4300 रुपए पे आया था, जिसका टारगेट 4950 के आसपास है और 4989 का हाई बना के लौटा है। तो मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग की तरह देख रहा हूँ। जब तक 4300 का लेवल प्रोटेक्टेड है, मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। एक 2-3 हफ्ते की कंसोलिडेशन बना के वापस से ये स्टॉक ऊपर चलता हुआ दिख सकता है। तो समय अराउंड 5400 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। 4300 अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। जब तक 4300 प्रोटेक्टेड है, हाई लाइकली है कि 5400 तक ये स्टॉक आ सकता है।